नमस्कार, मैं डॉक्टर शताब्दी राय। मैं मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में हेड एंड नेक कैंसर डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज हम हमारा नॉर्थ बंगाल कैंसर टॉक्स का फर्स्ट एपिसोड शूट कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो कलीग्स हैं। आज का हमारा विषय है ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर के बारे में हम आज बातें करेंगे। पहले तो मैं अपने कलीग्स को बोलूंगा कि अपने को थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष गोस्वामी हूँ। मैं एक हेड नेक कैंसर सर्जन हूँ और मैं लास्ट 8 साल से मेडिका कैंसर हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हूँ। नमस्कार, डॉक्टर पृथ्वीजीत मोहित्रा। मैं यहाँ पर एज ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ दिसंबर 2023 में। मैं इसके पहले 5 साल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में काम किया था। आज जो हमारा ये पूरा डिस्कशन है ये पूरी तरह से केंद्रित रहेगा ओरल कैंसर यानी कि मुंह के कैंसर के बारे में। पहले मैं आता हूँ डॉक्टर गोस्वामी के पास। सर, आप क्या बताएंगे आज के दिन में जो ये ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर की हम तादाद देख रहे हैं वो दिन ब दिन काफी बढ़ते जा रही है, जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक स्टडीज के हिसाब से भी बोल रहे हैं कि बहुत नंबर्स बहुत ज्यादा है, खासतौर से हमारे इस देश के इन प्रांतों पे नहीं लेना चाहिए। देखिए, हर साल हम लोग को ये पता चलता है कि कैंसर के नंबर्स बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग स्पेसिफिकली ये देखें कि मुंह के कैंसर का मात्रा किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो मर्दों में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो मुंह का कैंसर है। महिलाएं भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं छूटी है। 4th सबसे कॉमन कैंसर जो है मुंह का कैंसर है। आज के दिन में हालांकि तंबाकू सेवन के नहीं करने के लिए बहुत जागरूकता फैलाई जाती है, लेकिन उस हिसाब से डी एडिक्शन हुआ नहीं है। मुंह का कैंसर मेनली तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी और अल्कोहल के सेवन की वजह से होता है। आज के दिन में यही देखा गया है कि ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स लेट आते हैं डॉक्टर के पास। आज आपके समक्ष आके इन सब चीजों के बारे में बात करने का मेन उद्देश्य है कि आप ये समझे कि कैसे साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं, ताकि ये बीमारी होने से पहले ही आप डॉक्टर के पास आ पाए। डॉक्टर मोहित्रा, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये बताया कि आप हम सब एक समय में किसी न किसी तरह टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में कार्यरत थे, तो आपने अपने प्रोफेशनल करियर का काफी समय वहां पे बिताया है। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहां पे आप कितने तादाद पे किस तरह के ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर के पेशेंट देखते थे, और उस चीज की जो वो एक्सपीरियंस को आप जो आज ये नॉर्थ बंगाल में इस प्रांत में आप अपना जो एक्सपीरियंस लेके आए हैं उसके बारे में कुछ हमें थोड़ा बताइए। टाटा हॉस्पिटल में ये मैं 5 साल तक जब काम किया था, हेड नेक कैंसर बहुत ज्यादा पेशेंट वहां पर आते थे, बहुत जगह से आते थे। इस प्रांत से पेशेंट्स बहुत ज्यादा वहां पर जाते हैं, वहां पर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। तो हेड नेक कैंसर डॉक्टर मनीष जो बोले हैं बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट है मेल पेशेंट्स में। जो महिलाएं हैं उन लोगों को भी अभी बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं और तंबाकू की वजह से, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वहां पर मोस्टली हमारे पास कैंसर का पेशेंट आते थे सर्जरी के बाद, और जो सर्जरी नहीं होते थे तब। तो वहां पर हमारे पास जो टेक्निक, रेडिएशन मशीन का टेक्निक था टाटा मुंबई में, वहां पर बहुत आधुनिक तरीके का टेक्निक से हम लोग ट्रीट करते थे। साइड इफेक्ट कम करके, जितना कम करके रेडिएशन हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं, वही सेम फैसिलिटीज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आने के बाद मैं हेड नेक कैंसर, बहुत मुंह का कैंसर मैं यहाँ पर देख चुका हूँ ऑलरेडी। मैं 4-5 महीने का मेरे यहाँ पर एक्सपीरियंस में बहुत सारे मेल पेशेंट्स और बहुत महिला को कैंसर भी यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। सेम टेक्निक यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम लोग भी यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं रेडिएशन का जितना साइड इफेक्ट कम करके यहाँ पर ट्रीट, जो मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ वहाँ पर 5 साल से, वही यहाँ पर डिलीवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, डॉक्टर गोस्वामी से पूछना चाहूंगा कि सर, आज के दिन में सरकार की तरफ से हो या बहुत सारे तरीकों से कैंसर को, ओरल कैंसर को रोकने के या उसको स्क्रीनिंग करने के, प्रिवेंशन के बारे में बहुत बातें की जाती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उसके लिए क्या स्टेप्स हम कर सकते हैं? देखिए, बहुत जरूरी चीज ये है कि लोगों के बीच में ये जागरूकता रहे कि बीमारी होने से पहले कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है वो लेके एक ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना, प्रीफरेबली कैंसर सर्जन का ओपिनियन।
उससे क्या रहता है कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम रहता है, आउटकम अच्छा रहता है, लॉन्जेविटी अच्छा रहता है। अब ये समझना है कि एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं सेल्फ मिरर एग्जामिनेशन। इसका सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन ये है कि अपना मुंह खुद ही आईने में देखना। मुंह को हम लोगों ने 7 भाग में डिवाइड कर दिया है, जिसमें जबड़ा, उसका गम्स, लिप्स, मुंह के अंदर का भाग, चीक के अंदर का भाग, गाल के अंदर का भाग, जीभ के नीचे का भाग, तालू, और आपके आखिरी के दांत के पीछे का भाग। तो ये 7 भाग में डिवाइड किया जाता है। तो यही अपेक्षा किया जाता है कि आप अपने मुंह को आईने में देखेंगे। मुंह नॉर्मली आपके मुंह के अंदर का चमड़ी गुलाबी होता है। अगर आपके मुंह के अंदर कोई सफेद चांदी या सफेद चांदी के साथ लाल दाग है, कोई मुंह के अंदर घाव है जो आपके 3 महीने हफ्ते के अंदर ठीक नहीं हो रहा है दवाई खाने की वजह से, तो उन सब केस में आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। अगर आपके जीभ में घाव है जिससे खून निकल रहा है, अगर आपको जीभ हिलाने में असुविधा हो रहा है, आपको मुंह खोलने में असुविधा होता है, तो इन सब चीजों के लिए आप ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। गुटखा के सेवन के वजह से या सुपारी के सेवन के वजह से बहुत सारे पेशेंट को मुंह खोलने में असुविधा होता है, तो उसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये बीमारी प्री मैलिग्नेंट है, मतलब कैंसर से पहले की बीमारी है। इन सब पेशेंट्स को कैंसर के डॉक्टर के कंसल्टेशन करना चाहिए। यही एक प्रोसेस है जिससे शायद हम लोग इस बीमारी की जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इसके नंबर्स को थोड़े बहुत कंट्रोल में ला पाएंगे, अगर पेशेंट पहले ही डॉक्टर के पास, सर्जन के पास कंसल्टेशन के लिए आता है। तो डॉक्टर मोहित, आपसे पूछना चाहूंगा कि सर ने कुछ चीजें अभी टिप्पणी की, जैसे कि मुंह के अंदर के छाले जो कुछ तरह से दिखते हैं, कुछ सफेद छाले हो, लाल छाले हो, या उनसे खून बहे, उनपे दर्द हो, ये तरह की इनको एक चेतावनी होती है कि ये किसी तरह की बीमारी होने की इसमें आशंका है। अगर आपके पास ऐसा एक पेशेंट आता है, एज एन कैंसर के विशेषज्ञ हैं आप, आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है, तो उनको देखने के लिए, उनके लिए आप फर्दर अभी क्या उनको टेस्ट सजेस्ट करेंगे, जो चीज उनको करना चाहिए? क्या आप थोड़ा हमें विस्तार से बता सकते हैं? अभी मुंह के अंदर जो कुछ सिम्टम्स लेके कभी कोई पेशेंट आता है, वो हो सकता है कोई सफेद दाग हो सकता है, या सफेद या लाल दाग हो सकता है, या घाव हो सकता है, या कोई कभी एक टुकड़ा, मांस का टुकड़ा बाहर आते हुए दिख रहा है, तो हम लोग उसको एग्जामिन पहले करेंगे। ऐसे सिचुएशन लेके पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोग उनको चेक करेंगे, उनको एग्जाम पल्पेट करके हाथ से देखेंगे कितना बड़ा है, या सिर्फ वो दाग है, या कोई घाव बाहर आ रहा है, या ट्यूमर जो हम लोगों को पता चल रहा है। हम लोग उसका साइज मापेंगे, गला देखेंगे पहले, गले में, क्योंकि मुंह का घाव गले का नोड्स में फैलने का चांस रहता है, तो हम लोग पूरा गला चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं हम लोग इसको आगे कैसे बढ़े। इसके साथ सबसे मतलब हर जगह पर सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं होता है, तो सबसे आसान चीज होता है, एक पेरिफेरी सेटिंग में हम लोग देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मुंह का जो घाव है ये ऐसा फ्लैट घाव रहा, मतलब एक सफेद दाग जैसा रहा, तो पहले हम लोग उसको ब्रश करके बायोप्सी कर, ब्रश के साथ, ब्रश बायोप्सी बोलते हैं उसको, ब्रश के साथ बायोप्सी करके उसको देख सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली वहां से टुकड़ा ना ले पाए तो सबसे अच्छा चीज है वहां से डायरेक्ट टुकड़ा लेके टुकड़े का एग्जामिनेशन करना माइक्रोस्कोप के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, नेक के लिए क्या करें, यूएसजी कर सकते हैं नेक के लिए, या पूरा फेस या नेक के लिए एक साथ सीटी स्कैन करके देख सकते हैं जो घाव अंदर है या मांस अंदर है वो कितना अंदर तक गया है, ये हड्डी को इन्वॉल्व किया है कि नहीं, ये अंदर का जो घाव, अंदर का जो गांठ है ये कितना बड़ा है, कहाँ तक अंदर तक जा सकता है। ये सब चीज करके हम लोग एटलीस्ट हम लोग को मालूम पड़ेगा मुंह के अंदर घाव कहाँ तक फैला हुआ है। सो डॉक्टर गोस्वामी, जैसे डॉक्टर मित्रों ने ये कहा कि हम क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या टेस्ट करते हैं। नाउ अगर आपके पास जो रेगुलर पेशेंट्स आते हैं, इनमें प्रूव हो गया कि इनको कैंसर है, बायोप्सी में आ गया, आपने उनके जो आपको स्कैन्स कराने हैं वो करा लिए, तो अभी आपको एक अनुमानित उस पेशेंट का किस स्टेज में बीमारी है एक अनुमानित पता चल गया, उसके आधार पे अभी आप उनको क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं? चिकित्सा के लिए आप क्या उनको हेल्प करते हैं, किस तरह से? तो जैसे कि आपने पहले ही बोला ना, हम लोग सभी ने टाटा मेमोरियल मुंबई में एक समय में वक्त बिताया है अपने करियर में। तो हम लोग वही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो वहां फॉलो होता है। प्राइमरीली कोई एक डॉक्टर पेशेंट का इलाज निर्धारित नहीं करता।
जैसे कि डॉक्टर पृथ्वी ने बोला है कि एक बायोप्सी और सीटी स्कैन, एटलीस्ट मुंह के कैंसर में ये दोनों चीज जरूरी है। होने के बाद एक ट्यूमर बोर्ड बैठता है। ट्यूमर बोर्ड में मेरे जैसे सर्जन, डॉक्टर पृथ्वी के जैसे एक रेडिएशन के डॉक्टर और एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहते हैं। उसमें मुंह का कैंसर का अगर ऑपरेशन करने लायक बीमारी है तब हमेशा ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही होता है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्टेज के लिए भी मुंह का कैंसर का मेन ट्रीटमेंट सर्जरी है। ऑपरेशन के बाद के रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उसको बाद में जाके रेडिएशन या रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी लगेगा। अगर मैं आपको और विस्तार में बताऊं, पकड़ लीजिए किसी के जबड़े में कैंसर है, तो अगर वो जबड़े में सीटी स्कैन के आधार पे बीमारी गया हुआ है तो जबड़े का टुकड़ा काट के निकालना होता है। इसमें एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि मुंह के कैंसर में गले का ऑपरेशन करना मैंडेटरी है। ये इंडिया से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पब्लिश हुआ था टाटा मेमोरियल मुंबई से, वहां ये एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि मुंह के कैंसर में गले को ऑपरेशन बिना किए छोड़ना उचित नहीं है। सो मुंह का कैंसर में जबड़े का अगर है या मुंह के अंदर के भाग का, वो कैंसर का जो इलाज होगा ऑपरेशन करके साथ में साथ गले का ऑपरेशन आएगा। इस समय ये सर्जरी कैंसर के सर्जन करेंगे, उसके साथ साथ प्लास्टिक सर्जन रहेंगे। प्लास्टिक सर्जन का काम है जो ऑपरेशन के बाद का जो जगह से बीमारी निकाल दिया गया है उसका रिपेयर करना। तो इसमें अलग अलग टेक्निक है, जैसे कि छाती से चमड़ी काट के लगाया जाता है, हम लोग पैर से हड्डी काट के लगाते हैं, जीभ के केस में या मुंह के दूसरे भाग में हाथ से चमड़ी काट के लगाया जाता है। तो बेसिकली सर्जिकल ट्रीटमेंट में यही ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। सो डॉक्टर मोहित, मैं आपके पास आऊंगा कि सर ने जैसा बताया कि हम सर्जरी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, तो लेकिन हर ऑन्कोलॉजी यूनिट में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम जब कह रहे हैं कि ओरल कैंसर के लिए, मुंह के कैंसर के लिए सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो रेडिएशन का रोल कहाँ पे आता है और आप किस तरह से इस पूरे ट्रीटमेंट में इम्पोर्टेंट एक पार्ट प्ले करते हैं, क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे? रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का पार्ट मुंह के कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम शुरुआत का कैंसर स्टेज T1 या T2 कभी कभी ऐसी जगह पर सर्जरी करने के बाद हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिपोर्ट देख के, सर्जरी के बाद टुकड़े का रिपोर्ट क्या आया उसके हिसाब से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा ये छोड़ के बाकी सबको सर्जरी होने के बावजूद हम लोगों को रेडिएशन देना पड़ता है। गांठ आ गया, सर्जरी के टाइम हम लोग गाल का एक टुकड़ा निकाला जहां पर कैंसर था, उसके साथ नेक का एक्सरसाइज किया, नेक से वहां पर निकला, गांठ आया है, उसमें रेडिएशन लगता है। टंग के कैंसर में मोस्टली रेडिएशन का चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये कैंसर यहाँ पर वापस आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, नेक में वापस आ जाने का चांस बहुत रहता है। या बड़ा बीमारी रहा, जो बड़ा बीमारी है स्टेज 3, स्टेज 4 का कैंसर आ रहा है, जो ऑपरेशन करके निकाल चुके हैं हम लोग, उसमें रेडिएशन मैंडेटरी होता है, क्योंकि वहां पर बीमारी वहां पर वापस आ जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो उस जगह पर हम लोग रेडिएशन देते हैं। ओके, सो डॉक्टर गोस्वामी के साथ आखिर की तरफ बस ये चीज पूछूंगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है पेशेंट काउंसलिंग। सो आपने एक पेशेंट को आपने सही ढंग से सर्जरी किया, उनके स्टेज के बारे में आपको पता चला, जिसके आधार पे उनको शायद, जैसा डॉक्टर मोहित ने बताया, रेडिएशन लगे ना लगे, इसके आधार पे आप किस तरह से एक पेशेंट फैमिली को काउंसिल करते हैं रिगार्डिंग जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के बारे में आप किस तरह से अप्रोच करते हैं उनको काउंसलिंग के बारे में? देखिए, पेशेंट फैमिली का काउंसलिंग शायद पहले दिन से ही चालू हो जाता है। किसी भी घर में कैंसर का डायग्नोसिस होना घर के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये ना ही अपने घर वालों के लिए बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस रहता है, ये इलाज ऑब्वियसली एक बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी लेके आता है। हम लोग इनिशियली जो काउंसलिंग करते हैं वो रहता है सर्जरी रिलेटेड, कि सर्जरी में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैं आज आपके सामने ये बोलना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी टाटा बॉम्बे से है, हमारे सर्जरी के दौरान जो रिस्क एनालिसिस है उसके हिसाब से वो सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस या मृत्यु होने की संभावना बहुत कम है यहाँ पे। दूसरा बात है कि हम लोग काउंसलिंग इसीलिए भी करते हैं ताकि मरीज को तैयार कर सके हम लोग उनके रिकवरी के लिए। सर्जरी के बाद यहाँ पे
आईसीयू स्टाफ उस हिसाब से ट्रेन है, तो पेशेंट को से कोऑर्डिनेट करता है ताकि वो चलना अर्ली चालू करे, ताकि वो जल्दी चलना चालू करे। घर वालों को हम लोग सिखाते हैं कि पेशेंट केयर कैसे देना। एक कैंसर पेशेंट का डिस्चार्ज होने के बाद का केयर हम लोग यहाँ पे सिखा देते हैं घर वालों को। उनको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कैसे साफ रखना है। हमारे कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी का मरीज रोज आके हम लोगों से मिलता है, हम लोग उसको देखते हैं कि डेली का उसका प्रोग्रेस क्या है। 3 हफ्ते में करीब करीब उसका सिलाई काट दिया जाता है। एक बार सिलाई काटने के बाद बायोप्सी का रिपोर्ट, मतलब ऑपरेशन के बाद का जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट है वो अवेलेबल रहता है। तब मैंने जैसे बोला, हम लोग सभी ट्यूमर बोर्ड में बैठ के ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ट्रीटमेंट जब डिसाइड होता है उस समय पेशेंट का एग्जैक्ट स्टेज पता रहता है, तो हम लोग पेशेंट को उनके सर्वाइवल, पेशेंट को नहीं, उनके घर वालों को उनके सर्वाइवल, जिंदा रहने की संभावना बोल पाते हैं। क्यों ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग उनको समझा पाते हैं। ट्रीटमेंट जितना इंपॉर्टेंट है उसका फॉलोअप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इलाज, सर्जरी, रेडिएशन कीमो के साथ या बिना कीमो के 3 महीने में खत्म हो जाता है। एक बार 3 महीने का कीमोथेरेपी और सर्जरी और रेडिएशन सब कुछ खत्म होने के बाद पेशेंट को उसके बाद हम लोग पहले 1.5 महीने में, उसके बाद 1.5 महीने में बुलाते हैं। ये जब 3 महीना होता है तो हम लोग एक पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन में पता चलता है कि पेशेंट का जो ये इलाज हुआ है, वो इलाज के बाद पेशेंट के शरीर में कैंसर है कि नहीं। अगर उनके शरीर में कैंसर नहीं है तो अगले 2 साल तक हर 3-3 महीने में पेशेंट को आना होता है। और यही चीज 2 साल कंप्लीट होने के बाद हर 4 से 6 महीने पे अगले 3 साल तक आना होता है। तो बेसिकली ये कैंसर का पेशेंट हमेशा रिव्यू पे रहता है, फॉलोअप पे रहता है। ये चीज उतना ही जरूरी है क्योंकि ये बीमारी लौटने की संभावना हमेशा रहती है। सो डॉक्टर मोहित्रो, आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि एक हमेशा से बोला जाता था कि कैंसर इज ट्रीटेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। इस बात पे बहुत पहले फोकस रहता था, पर आज के दिन में देखा जाता है कि इतने एडवांस सर्जरी और रेडिएशन की टेक्निक्स के माध्यम से इवन एडवांस्ड स्टेज के कैंसर्स के पेशेंट्स को भी हम इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे और किस तरह से आप उन लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे जो आज इस बीमारी से जूझ रहे हैं या शायद आज डायग्नोज हुए हैं, तो उनको क्या बताना चाहेंगे? ये अभी भी ट्रू है, जो कैंसर को हम लोग पहले पकड़ पाए तो ठीक होने का चांस और नेक्स्ट 5 साल या 10 साल ठीक ठाक रहने का, बीमारी वापस आने का चांस कम रहता है। जितना पहले पकड़ पाएंगे उतना चांस कम हो जाता है, उतना ठीक हो जाने का चांस, नेक्स्ट 10 साल से बीमारी नहीं आया ऐसा होने का चांस इतना बढ़ जाता है। जितना लेटर स्टेज में पकड़ेंगे, बीमारी का साइज बहुत बढ़ गया, बहुत सारा नोट पॉजिटिव है, या जहां पर मैं कुछ ही देर पहले बोला जो कीमो देना पड़ता है, जो पेशेंट को रेडिएशन के साथ कीमो देना पड़ता है, उन लोगों के बीमारी थोड़ा एग्रेसिव किस्म का होता है। तो ये कंडीशन में नेक्स्ट 5 साल या नेक्स्ट 2-3 साल में बीमारी वापस आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद आ जाता है, तो ये सब चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोअप। ठीक है, जितना अर्ली स्टेज में है ठीक होने का चांस ज्यादा है, मगर साइड इफेक्ट्स होते हैं रेडिएशन के। मुंह में सूखापन आता है, पेशेंट्स को निगलने में थोड़ा दिक्कत रहता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है रेडिएशन की वजह से। तो एवरी फॉलोअप में थायराइड का जांच हम लोग करते हैं हर 6-6 महीने में। तो जब फॉलोअप पे पेशेंट्स रहते हैं तब हम लोग एग्जामिन करते हैं। कुछ ऐसा वापस आ जाता है बाई चांस, तो उस वक्त हम लोग उसको वापस क्या कर सकते हैं, वापस उसको निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा चीज होता है वापस उसको काट के निकाल सकते हैं क्या, तो ये सब हम लोग सोचते हैं। तो फॉलोअप इज मैंडेटरी, फॉलोअप करना ही पड़ेगा। जितना अर्ली स्टेज में है, रेडिएशन भी नहीं चाहिए होगा, या सर्जरी करने के बाद आप चले गए, रेडिएशन का जरूरत नहीं पड़ा, फिर भी आपको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप 1 साल बाद या 2 साल बाद हमारे पास वापस फॉलोअप के लिए आए। आपको जैसे सर ने बोला वैसे ही फॉलोअप का शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग सिर्फ बीमारी को आने से मतलब जल्दी वापस आता है तो उसको पकड़ पाते हैं, ये भी नहीं, हम लोग जो भी साइड इफेक्ट्स हुए हैं ऑपरेशन की वजह से या रेडिएशन की वजह से, उसको हम लोग टैकल कर पाएंगे और बेटर लाइफ दे पाएंगे ऐसे सिचुएशन। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोस्वामी और डॉक्टर मोहित्रो का। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी सूचना और विषयों पे आपको काफी सहायता मिली होगी। अगर आपको इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो तो ये वीडियो के माध्यम से आप हमें अपने कमेंट्स वगैरह भेज सकते हैं, जिनका उत्तर हम अगले एपिसोड में देने की कोशिश करेंगे।
थैंक यू सो मच। थैंक यू।